हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अमीनो एसिड और लिपिड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम्स जो होते हैं ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, रिएक्शन की स्पीड को भी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। एंजाइम जो होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन एक्चुअली और कुछ नहीं है, अमीनो एसिड जो होते हैं जब कंबाइन करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनता है, जो कि प्रोटीन के रूप में हम जानते हैं। और एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो पहले इसमें पॉइंट्स लिख लेते हैं कुछ। दीज आर बायोकैटलिस्ट। That is, they catalyze biochemical reactions. हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनको आगे बढ़ाने का काम, या रिएक्शन की ये कहना चाहिए कि स्पीड को ऑल्टर करने का काम एंजाइम्स के द्वारा ही किया जाता है। ये बायोकैटलिस्ट होते हैं। ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। उनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर दोनों होता है, पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है। एंजाइम्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, दो एक्सेप्शंस आपको इसमें ध्यान रखने हैं। एंजाइम्स आर proteinaceous in nature. Next है all enzymes are protein except all enzymes are made up of protein, या कह सकते हैं सिंपल प्रोटीन होते हैं ये। एक्सेप्ट दो एक्सेप्शन इसमें आपको ध्यान रखने। एक होता है राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है ये एक्चुअल न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये एक्चुअल आरएनए का पार्ट है। तो कुछ न्यूक्लिक एसिड इससे बाहर रखी गई है प्रोटीन नेचर से। और दूसरा है राइबो न्यूक्लियस P। ठीक है। एक्सेप्ट सम न्यूक्लिक एसिड्स लाइक, और फिर इसके बाद ये दोनों, ये एक्सेप्शंस है। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। राइबोसोम के बारे में क्वेश्चन आया था, राइबोसोम ही उसमें करेक्ट ऑप्शन था। अब एंजाइम की डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहला एंजाइम जो था डिस्कवर किया था बकनर ने, जबकि टर्म दिया था कोने ने। एंजाइम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बकनर। बकनर ने सबसे पहले एंजाइम डिस्कवर किया था, और इन्होंने जो एंजाइम डिस्कवर किया था वो था जाइमेज, यानी फर्स्ट एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था ये था जाइमेज। जबकि टर्म एंजाइम जो था वो कोने ने दिया था। टर्म एंजाइम जो था वो कोने ने दिया था। सबसे पहला एंजाइम जो क्रिस्टलाइज किया गया था वो था यूरिएज। फर्स्ट एंजाइम that was crystallized ये था यूरिएज।
यूरियस को सबसे पहले क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन किया गया था। इसके अलावा एंजाइम क्योंकि प्रोटीन के होते हैं और ये प्रोटीनेशियस नेचर को डिस्क्राइब करने वाले थे नॉर्थरोप और समनर। प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम बाय नॉर्थरोप एंड समनर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एंजाइम का नाम किसने डिस्कवर किया, कौन सा पहला एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ, किसको सबसे पहले क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन किया गया, प्रोटीन नेचर किसने अपनाया। चलिए रिवाइज कर लेते हैं इसको। एंजाइम जो होते हैं बायोकैटलिस्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। बॉडी में जो केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनकी स्पीड को अल्टर करने का काम एंजाइम के द्वारा ही किया जाता है। एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, लगभग सारे एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन नेचर के होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुछ न्यूक्लिक एसिड, राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस पी। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड है, राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड है। एंजाइम को पहले डिस्कवर किया बकनर ने। जो सबसे पहला एंजाइम डिस्कवर हुआ वो था जाइमेस। टर्म एंजाइम दिया था कोने ने। पहला एंजाइम जिसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में देखा गया, क्रिस्टल के रूप में ऑब्टेन किया गया, वो था यूरियस। और जो प्रोटीन नेचर होता है इसका, उसको नॉर्थरोप और समनर ने बताया था। एंजाइम में कुछ साइट्स होती है। एक्चुअली क्या है, एंजाइम जो है ये प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन में कुछ अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद हम जब प्रोटीन डिस्कस करेंगे तो उसमें उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोटीन में जो स्ट्रक्चर होते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर, ऐसे ही स्ट्रक्चर एंजाइम में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का ही बना हुआ है, प्रोटीन मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, तो इनका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, देखिए एक्चुअली प्रोटीन में एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर थोड़ा सा उसमें कर्व पार्ट देखा जाता है, थोड़ा सा हेलिक्स फॉर्म में वो देखा जाता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ज्यादा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाता है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर एंजाइम में भी होता है। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे स्पेस लाइक कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, जहां पे कोई सबस्ट्रेट आके, कोई बाहर वाला मॉलिक्यूल आके, कोई भी सब्सटेंस आके उससे अटैच हो जाता है। एंजाइम के टर्शियरी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, कुछ ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनसे कोई सब्सटेंस या सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाता है। इन जगह को, इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एक्टिव साइट्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर contain some specific regions or pouch like structures called active sites। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लेते हैं। सबस्ट्रेट गेट अटैच्ड विथ these active sites। कोई भी बाहरी सब्सटेंस, कोई भी बाहरी सब्सटेंस और सबस्ट्रेट एक ही बात है, इन एक्टिव साइट से आके जुड़ता है, उसके बाद फिर एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करता है। अच्छा, एक्टिव साइट के अलावा कोई दूसरी साइट होती है, एक्टिव साइट के अलावा भी कोई दूसरी साइट हो सकती है जिससे आके सबस्ट्रेट जुड़ जाता है, उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। अदर देन एक्टिव साइट, enzymes also
contain allosteric sites. ठीक है, देखिए मेन साइट जो है वो एक्टिव साइट है, पर एक्टिव साइट के अलावा कोई और भी साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट आके जुड़ सकता है, उस साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। अब एंजाइम्स जो है ये क्योंकि ये रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, रिएक्शंस को प्रमोट करते हैं, इनके अलावा भी कोई दूसरे सब्सटेंस भी होते हैं जो कि रिएक्शंस को प्रमोट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम्स एक्चुअल में ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स एक्चुअल में ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, पर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो भी रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट inorganic catalyst also catalyze the reactions। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी एंजाइम्स के जैसे ही काम करते हैं, पर काफी सारी डिसिमिलैरिटीज होती हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। किन पॉइंट्स पे दोनों अलग अलग होते हैं ये हम देखते हैं। जैसे कंपेयर करें अगर दोनों को, एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को हम देखते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स के बने होते हैं, और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं ये एक्चुअल किसी मेटल आयन को कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनमें प्रेजेंट हो सकता है। ये प्रोटीनेशियस नहीं होते। नेक्स्ट, एंजाइम्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज करते हैं। स्पेसिफिक इन नेचर, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट स्पेसिफिक नहीं होते, ये स्पेसिफिक नहीं होते और कई सारी रिएक्शंस को ये कैटेलाइज करते हैं। ठीक है, दे कैटेलाइज मेनी रिएक्शंस, दे आर नॉट लाइक दैट ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम एक्चुअली किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम की रिक्वायरमेंट हम देखते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता, ये कई सारी रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ये थर्मोलेबाइल होते हैं। थर्मोलेबाइल मतलब अगर इनको ज्यादा हीट दिया जाए, ज्यादा इनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो इनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है, इनकी एक्टिविटी लॉस्ट हो सकती है। जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं ये ज्यादा टेम्परेचर पे भी इजीली काम कर सकते हैं। ये थर्मोलेबाइल होते हैं। थर्मोलेबाइल मतलब हीट से टूट जाने वाले। ये थर्मोस्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एंजाइम। देखिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे तो सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, पर कंपैरेटिवली एंजाइम से ये ज्यादा ऊंचे, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे काम इजीली कर सकते हैं। एंजाइम जो होते हैं ये लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के साथ ये कंडीशन नहीं है।
बॉडी के बाहर भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट स्टेबल फॉर्म में और एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसे ही एंजाइम में भी ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन ही है। जो इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, कुछ सर्विसिक्स होते हैं और स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जिसपे सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है। इन जगह को हम कहते हैं, ऐसी जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट्स। सबस्ट्रेट जो होता है इन एक्टिव साइट से जुड़ता है। एक्टिव साइट के अलावा भी दूसरी साइट्स एंजाइम में प्रेजेंट होती है जहां सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है। अगर इन केस एक्टिव साइट फेल हो गई है और सबस्ट्रेट किसी और दूसरी साइट पे जुड़ रहा है तो वो दूसरी साइट कहलाएगी एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, एग्जैक्टली एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट अलग अलग होती हैं, पर इनके अलावा भी सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग किसी और रीजन से हो सकती है। इनके अलावा भी सबस्ट्रेट और एंजाइम की जो बाइंडिंग है वो किसी और रीजन से हो सकती है। जब हम मैकेनिज्म इसका डिस्कस करेंगे और इनहिबिशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे तब हम वहां पे ये बात करेंगे। एंजाइम्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं ये भी रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं ये भी रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो प्रोटीन नेचर के होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, ये कई रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। हीट के प्रति जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एंजाइम। लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं देखी जाती। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंजाइम का क्लासिफिकेशन। एंजाइम्स को 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक्चुअली में एंजाइम का क्लासिफिकेशन कह सकते हैं और साथ साथ में इसको इसका नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हैं। एंजाइम का जो नॉमेनक्लेचर है ठीक है, इस हेडिंग के अंदर भी यही सारी चीजें डिस्कस होती है। कई जगह ये क्लासिफिकेशन के नाम से दिया है और कई जगह नॉमेनक्लेचर के नाम से दिया हुआ है। एंजाइम को 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड into 6 मेजर क्लासेस। अब एक एक करके हम देखते हैं। पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसी का दूसरा नाम है डिहाइड्रोजिनेस। ये पहली क्लास है, नाम से यहां पे इंडिकेट है ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इसका एग्जांपल है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेस। ये फर्स्ट क्लास है और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इसका एक एग्जांपल है। सेकेंड क्लास है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज वो कैटेगरी है, वो क्लास है, ऐसे एंजाइम इसमें रखे जाते हैं जो किसी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, किसी ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे ग्रुप के पास, ऐसे एंजाइम ट्रांसफेरेज कैटेगरी में रखे जाते हैं।
जो फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे और या तो किसी सब्सटेंस को ट्रांसफर करेंगे। एग्जांपल इसमें ट्रांस अमीनेस। ट्रांस अमीनेस हम आगे पढ़ेंगे, जो प्लांट फिजियोलॉजी का मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है जिसमें हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, वहां पे ट्रांस अमीनेस का फंक्शन हम देखेंगे। ठीक है, किस तरह से ये अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पास, ये हम वहां पे इसका रोल पढ़ेंगे। तो ट्रांसफेरेज ऐसे एंजाइम जो किसी फंक्शनल ग्रुप को या किसी सब्सटेंस को ट्रांसफर करते हैं, मेनली फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करा देते हैं जिससे उसका स्लोली ब्रेकडाउन हो जाता है। कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स या लार्ज कह सकते हैं। with the help of water molecule। वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से, यानी ये उसको ऐड कराते हैं, जोड़ देते हैं और उसका सब्सटेंस का ब्रेकडाउन कॉज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, ये सारे। फोर्थ क्लास होती है लाइएज। जैसे हाइड्रोलेज होता है वैसे ही लाइएज होता है, पर हाइड्रोलेज में वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन के कारण सब्सटेंस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लाइएज में ऐसा कुछ नहीं है। लाइएज में सब्सटेंस जो होता है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में अपने आप कन्वर्ट होता है बिना वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से। कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल into simple form without the help of water molecule। Example एल्डोलेस। तो ये 4 क्लासेस हो गए। ठीक है, 2 क्लासेस और अपन स्टडी करते हैं अभी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया है 6 मेजर क्लासेस में। एंजाइम्स को 6 मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेस, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जांपल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, एक्चुअली नॉमेनक्लेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंजाइम का जो नेमिंग की जाती है वो भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे कि एंजाइम जो होते हैं उनके आखिरी में एज लगाया जाता है। इसके अलावा एंजाइम्स को कुछ डिजिट सिस्टम में भी डिवाइड किया गया है। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ट्रांसफेरेज किसी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं दूसरे सब्सटेंस के पास, जैसे ट्रांसअमीनेस अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान। हाइड्रोलेज जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लाइपेज, प्रोटीएज। लाइएज ये भी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन शो करते हैं विदाउट यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। एग्जांपल इसका एल्डोलेज। नेक्स्ट 5th क्लास है आइसोमेरेज। एक प्रॉपर्टी होती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है किसी सब्सटेंस का वो सेम होता है, पर अलग अलग अरेंजमेंट या अलग अलग फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहता है, केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, पर उसको हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं।
ये कहलाता है आइसोमेरिज्म। और जो एंजाइम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, ऐसे एंजाइम्स कहलाते हैं आइसोमेरेज। इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ वन मॉलिक्यूलर फॉर्म टू अदर। एग्जाम्पल इसी नाम से होता है आइसोमेरेज। ठीक है, आइसोमेरेज नाम से ही मिलेगा। जैसे ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो होती है, ग्लाइकोलिसिस में जो स्टेप्स होते हैं, ग्लूकोज उससे बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर वहां पे आइसोमेरेज एंजाइम काम करता है। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी है लाइगेज। लाइगेज का काम होता है ये छोटे छोटे सब्सटेंसेस को जोड़ देता है। सीलिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स that result in formation of large और complex मॉलिक्यूल। ठीक है, सीलिंग करता है या जॉइन कराता है, जॉइनिंग वर्ड भी लिख सकते हैं इसमें हम। सीलिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स या जॉइनिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। छोटे छोटे टुकड़ों को ये जोड़ देता है, जैसे डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए, उनको सील करने का काम, या कोई पर्टिकुलर जो न्यूक्लियोटाइड है उसका पर्टिकुलर सीक्वेंस है उसको जोड़ने का काम लाइगेज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एंजाइम इसी नाम से मिलेगा, लाइगेज नाम से मिलेगा, कैटेगरी का नाम भी यही है। इसके अलावा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट ने एक कमीशन बनाई जिसको कहते हैं एंजाइम कमीशन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं IUB। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट ने एक कमीशन असाइन की जिसको हम कहते हैं एंजाइम कमीशन। और एंजाइम कमीशन ने भी एंजाइम को 4 डिजिट सिस्टम के बेस पे क्लासिफाई किया। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 4 डिजिट सिस्टम के बेस पे क्लासिफाई किया, जिसमें जो डिजिट 1 होती है इसमें क्लास, मतलब जो 6 क्लासेस हैं उनमें से एक क्लास होती है। फिर डिजिट 2 इसमें सब क्लास होती है। डिजिट 3 इसमें और छोटी क्लास होती है। और डिजिट 4 इसमें एंजाइम का नाम होता है, स्पेसिफिक एंजाइम का नाम होता है। तो ये अलग अलग डिजिट सिस्टम से एंजाइम को क्लासिफाई किया। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे नंबर है 5, 1, 3, 4, इस तरह के नंबर आपको मिलते हैं अगर, तो ये शो करता है कि ये एंजाइम का क्लासिफिकेशन है। ये 4 डिजिट सिस्टम क्लासिफाई इसको किया गया है। यहाँ पे अभी आपको सिर्फ एक ही पॉइंट समझ में आएगा, ये 5 मतलब 5th क्लास यानी आइसोमेरेज कैटेगरी के एंजाइम की बात हो रही है। ठीक है, फिर आइसोमेरेज के अंदर और क्लास, फिर और क्लास, फिर और क्लास, और फिर स्पेसिफिक एंजाइम का नाम। तो लास्ट में स्पेसिफिक एंजाइम का नाम आता है और फिर ऊपर उसकी क्लास और सब क्लास आती है। इसको आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि 4 डिजिट सिस्टम कुछ दिया गया था और वो एंजाइम कमीशन और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए इसको रिवाइज करते हैं जल्दी से। पांचवी कैटेगरी, पांचवी क्लास है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज जो होता है वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म से दूसरे मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्जन ये एंजाइम्स कराते हैं, जैसे आइसोमेरेज नाम से ही है। लाइगेज जो होते हैं ये छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बनता है।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट ने एंजाइम कमीशन डिजाइन की और एंजाइम कमीशन ने एंजाइम्स को 4 डिजिट सिस्टम के बेस पे क्लासिफाई किया। ये 4 डिजिट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हम कुछ ऐसी रिएक्शंस देखते हैं जो कि एंजाइम कैटलाइज्ड होती है, एंजाइम पे टोटली डिपेंड होती है। एग्जांपल्स ऑफ सम एंजाइम catalyzed reactions। ठीक है, कुछ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शंस की बात करते हैं। जैसे हम जब ग्लूकोज लेते हैं, जो बॉडी में ग्लूकोज जाता है, तो ये ग्लूकोज जो होता है ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस पूरी तरह से एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन है, मतलब इसमें कई स्टेप्स होते हैं, लगभग 9 से 10 स्टेप की साइकिल होती है और हर स्टेप बिना एंजाइम के पूरा नहीं होता। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के हर स्टेप में एंजाइम लगते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस एक एग्जांपल है एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन का। ये जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं, नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज वाली जो रिएक्शंस जो प्रोसेस है, उनके एग्जांपल्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये पायरुविक एसिड, ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होने वाला प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में। अब ये जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड में थोड़ा सा चेंज होता है। अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ये आता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस होता है, तो पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो ये प्रोसेस फिर फर्मेंटेशन कहलाता है। क्रेब्स साइकिल के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, यहां से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि फर्मेंटेशन से जो प्रोडक्ट बनते हैं या तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड या तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस है जो एंजाइम कैटलाइज्ड है। क्रेब्स साइकिल भी जो होती है, इसमें जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन सब में एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और क्रेब्स साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि हम रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर जो होता है वो बॉडी में वापस यूज हो जाता है। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुविक एसिड में प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन के कारण इथेनॉल या लैक्टिक एसिड हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया। ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल, और ये ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये होने वाला प्रोसेस है, तो ये भी सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। प्रोकैरियोट्स में बेसिकली फर्मेंटेशन ईस्ट में, बैक्टीरिया में और यूकैरियोट जैसे ईस्ट में, उनमें फर्मेंटेशन देखा जाता है। हमारी बॉडी में भी कई जगह फर्मेंटेशन होता है। अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो उस कंडीशन में ये एंड प्रोडक्ट के रूप में हमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन देखने मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में।
एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए हर रिएक्शन को कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए पड़ती है ताकि वो रिएक्शन शुरू हो सके। ठीक है, रिएक्शन शुरू होने के बाद फिर एंजाइम उसकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, पर रिएक्शन को शुरू होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए पड़ती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required for the initiation of reaction is called activation energy. कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए पड़ती है। एंजाइम की खासियत होती है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, यानी जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उससे भी कम कर देगा। अगर हम किसी प्रोसेस में एंजाइम को ऐड करते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा ताकि जल्दी से जल्दी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सके। एंजाइम lowers the activation energy. एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। अगर इसको ग्राफ के रूप में हम रिप्रेजेंट करें, पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे टाइम लेते हैं, टाइम ले सकते हैं या रिएक्शन प्रोग्रेस ले सकते हैं। टाइम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहां से ये सबस्ट्रेट को एंटर कर रहा है और इस तरह का ग्राफ हमको मिल रहा है, यानी सबस्ट्रेट यहां पे यानी रिएक्टेंट है यहां पे, और यहां लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ये कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड है, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। ठीक है, इतना पूरा पार्ट है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। अब इन केस हम इस रिएक्शन में किसी एंजाइम को ऐड कराते हैं तो एंजाइम क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, और ये ग्राफ हमको कुछ इस तरह का मिल सकता है। ठीक है, एंजाइम को ऐड कराने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, यानी अब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है ना। तो ये वाला जो पार्ट है यहां पे, ये है एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। यानी इस ग्राफ से जो रिप्रेजेंटेशन हमें दिख रहा है, जो सामने हमें समझ में आ रहा है कि जब एंजाइम नहीं था तो एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा थी, मतलब किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ पे ज्यादा है, जो हमने फर्स्ट केस में देखा था। और सेकेंड केस में हमने जब एंजाइम को ऐड किया तो उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, और ये हमको यहाँ पे इस तरह से देखने मिल रहा है।
ठीक है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए जरूरी होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी रिएक्शन स्टार्ट हो सके। ये ग्राफ के रूप में हमने इस चीज को शो किया है। जब रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड है विदाउट एंजाइम, और जैसे ही हमने उस सिस्टम में एंजाइम को ऐड किया तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो लेवल है, जो पहले रिक्वायर्ड इतना था, अब वो इतना हो गया, और ये रिएक्शन फिर कंपैरेटिवली पहले वाले पार्ट से, यानी विदाउट एंजाइम वाले पार्ट से, अब जब एंजाइम मिलाया है तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कि एंजाइम किस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। एंजाइम जब किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, एंजाइम जब किसी सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट, और जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थोड़े समय के लिए एग्जिस्ट करता है और फिर ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है जिसमें एंजाइम और फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम में ब्रेक हुआ और साथ में प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो गया। यानी जो सबस्ट्रेट हमने यहाँ पे डाला था, जो सब्सटेंस यहाँ पे एंजाइम के साथ रिएक्शन शो कर रहा था, वो फाइनली अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और एक चीज आप ध्यान देंगे कि जो हमने एंजाइम शुरुआत में लिया था वही एंजाइम हमें आखिरी में मिल जाता है। तो एंजाइम एक्टिविटीज के दौरान कभी चेंज नहीं होता, ये चेंज लेस रहता है, बस ये रिएक्शन की स्पीड को आगे बढ़ा देता है। तो ये हो गया प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आइसो एंजाइम। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनकी सबस्ट्रेट एक्टिविटी सेम होती है, मतलब किस तरह से वो सबस्ट्रेट पे काम कर रहे हैं वो एक्टिविटी सेम होती है, इसलिए इनको नाम दिया गया आइसो एंजाइम्स। इसमें हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंजाइम्स विथ सिमिलर सबस्ट्रेट एक्टिविटी। ठीक है, एंजाइम जिनकी सिमिलर सबस्ट्रेट एक्टिविटी होती है उनको हम कहते हैं आइसो एंजाइम्स। और आइसो एंजाइम्स कई तरह के एंजाइम्स के लिए इसके टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अल्फा माइलेज, लैक्टिक एसिड, और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के केस में भी ठीक है। अल्फा माइलेज के लिए लगभग अप्रोक्सीमेटली 16 आइसो एंजाइम्स, ऐसे ही लैक्टिक एसिड के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 आइसो एंजाइम्स। ये एंजाइम्स जो सिमिलर सबस्ट्रेट एक्टिविटी शो करते हैं, तो ये है आइसो एंजाइम्स। इसके बाद अलावा
जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, इसके भी कुछ आइसो एंजाइम्स होते हैं। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के अप्रोक्सीमेटली 4 आइसो एंजाइम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अल्फा अमाइलेज, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। तो ये हो गया आइसो एंजाइम्स के बारे में। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो सेल के अंदर और सेल के बाहर काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स। इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स जो होते हैं ये सेल के अंदर काम करने वाले एंजाइम्स होते हैं। Intracellular enzymes that catalyze the reaction that occurs inside the cell, यानी जो सेल के अंदर रिएक्शन होती है उनको ये कैटेलाइज करते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनके पास खुद के एंजाइम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम। ठीक है, इनके अंदर इनके पास खुद के एंजाइम्स होते हैं। अपन ने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए आरएनए होता है, उसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम में भी प्रोटीन सिंथेस के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो ये है इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सेल के बाहर काम करते हैं, इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम्स। Enzymes that catalyze the reaction that occurs outside the cell. एग्जाम्पल इसका जैसे अमाइलेज हो गया, ठीक है, अमाइलेज हो गया, पेप्टेज, पेप्टाइडेज, ये सारे एंजाइम्स, या लाइपेज हो गया, ये सारे एंजाइम्स एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब ये सेल के बाहर जाके काम करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रिवाइज करते हैं इसको जल्दी से। प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ये थोड़े समय के लिए एग्जिस्ट करता है और फिर इसमें ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। ब्रेक होने के बाद ये प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। एंजाइम जैसा हमने डाला था वापस वैसे ही एंजाइम हमें आखिरी में मिल जाता है। एंजाइम चेंज नहीं होता। एंजाइम सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाता है, ऑल्टर करता है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें सबस्ट्रेट एक्टिविटी सिमिलर होती है। सबस्ट्रेट के साथ वो किस तरह से एग्जिस्ट रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो चीजें सेम होती हैं। आइसो एंजाइम्स कुछ यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। अल्फा माइलेज, अल्फा माइलेज जो व्हीट एंडोस्पर्म में पाया जाता है। अल्फा माइलेज ऑफ व्हीट एंडोस्पर्म, ठीक है, अल्फा माइलेज ऑफ व्हीट एंडोस्पर्म, इसमें 16 आइसो एंजाइम्स होते हैं। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस, इसमें 5 आइसो एंजाइम्स होते हैं। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस 4 आइसो एंजाइम्स। नेक्स्ट, सेल के अंदर या बाहर की एक्टिविटी के बेस पे एंजाइम्स को दो तरह से डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स।
इंटरसेलुलर एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं जो सेल के अंदर होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स कुछ ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास खुद के एंजाइम्स होते हैं और वो रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। दूसरे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, नाम से इंडिकेट है ऐसे एंजाइम जो किसी रिएक्शन को सेल के बाहर कैटालाइज करते हैं। ठीक है, जैसे अमाइलेज हो गया, ग्लाइपेज हो गया, ये सारे एंजाइम्स जो है कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स के एग्जांपल्स हैं। तो आज हमने काफी सारे टॉपिक इसमें डिस्कस किए हैं। एंजाइम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोमोलिक्यूल चैप्टर का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस बनते हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पे क्वेश्चन आ चुका है, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, आइसो एंजाइम्स की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। इसके अलावा एक्टिव साइट्स के बारे में, कहाँ पे एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो ग्राफ हमने देखा था उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जितनी चीजें पढ़ी हैं एंजाइम सब पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने पढ़ा है सब कुछ आपको याद करना है। आने वाले लेक्चर में हम एंजाइम का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम उसका मैकेनिज्म, उसका इनहिबिशन, किस तरह से एंजाइम इनहिबिट होते हैं, को फैक्टर्स के बारे में, को एंजाइम्स के बारे में, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह के फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।